Hello, my lovely students out there. This is ARK representing NRK9. Dear CS professional students, search and research support ये 3 क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये 4th क्लास है और इस 4th क्लास के अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो बन सकता है प्रोबेबल क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड सर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करने को लेके आ सकता है क्वेश्चन, और या फिर प्रॉपर्टी के टाइटल को, जी हाँ, प्रॉपर्टी के टाइटल को इंश्योर या कंफर्म करने के लिए भी सर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा एक कंपनी है, उस कंपनी को एक प्रॉपर्टी है वो अपनी सेल करना चाहती है और दूसरी कंपनी है जो उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। अब क्योंकि यहाँ वर्ड यूज हो रहा है प्रॉपर्टी, तो कंपनी खरीदने वाली कंपनी को टेंशन ये हो रहा है कि भैया कहीं ये कंपनी का प्रॉपर्टी का टाइटल जो है ना, ये प्रॉपर्टी का टाइटल जो है ना, प्रॉपर्टी का टाइटल जो है ना, ये सारी एस्पेक्ट्स फुलफिल तो कर रहा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है इस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज हो, कहीं इस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स ड्यूज हो, कहीं इस प्रॉपर्टी का ऑनर का अता पता नहीं हो, कंपनी तो बता रखा है पर कंपनी है ही नहीं, या कंपनी भी एक्चुअली पोजीशन किसका है। ये सारी एस्पेक्ट्स ना सर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू हम कंफर्म कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो प्रीवियस क्लास है ना, इसका बात नहीं करने वाला हूं मैं, बात करने वाला हूं नए टॉपिक के हमारे। जी हाँ, आज का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। पहला जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वापस सुनिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट का बात किया जाएगा। और क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप लोग समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कब, जब एक एक्वायरर किसी टारगेट कंपनी को एक्वायर करता है, सो ये इंश्योर करना चाहता है कि जो भी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, टारगेट कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी बातें कंफर्म तो कर रही हैं। अब बातें क्या होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंश्योर करना बहुत जरूरी होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कि बेसिकली आपके राइट्स हैं भी नहीं, ठीक है, या आपने जो पेटेंट्स या आपके इन्वेंशंस हैं आपने उन्हें रजिस्टर्ड करवा रखा है कि उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, या आपको लाइसेंस मिला हुआ है, फ्रेंचाइजी मिला हुआ है, या एक्चुअल रजिस्टर्ड आप ही के नाम से है। सो द नंबर ऑफ पैरामीटर्स जिसको हम इंश्योर करेंगे थ्रू सर्च एंड रिसर्च ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर्च एंड रिसर्च ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी एक बात समझो यार, देखो है ना, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ये सारा पढ़ना मॉड्यूल से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो बेटा सीएस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट उन्हीं के लिए है जो पढ़ने से कतराते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? ऐसे तो हमारा प्रीवियस बैच के अंदर भी मैंने ऑब्जर्व किया, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जम के मेहनत किया, उनमें से किसी का ये सवाल नहीं आया कि मुझे मॉड्यूल से पढ़ने में दिक्कत आ रहा है। तो 1-2 स्टूडेंट जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रहा है मॉड्यूल से, मैं पक्का कह सकता हूं बेटा पहले पढ़ाई नहीं करी होगी, अब इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अब मेहनत कर लो, पर लगता है अभी भी मेहनत नहीं हो रही है। बेटा बहुत टीचर्स हैं छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, बड़े बढ़िया नोट्स बनाते हैं छोटे छोटे से, वो पढ़ लो ना, वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहां तो मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा, पढ़ना है वेरी गुड, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, याद भी कराऊंगा और कराता हूं, ठीक है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमें पढ़ना है और सीखना है, ठीक है। अब जब हम बोल रहे हैं सर्च रिपोर्ट अंडर द आईपीआर लॉस, सर्च रिपोर्ट अंडर आईपीआर लॉस मतलब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले तो कहती है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो सकता है, सोच के देखो एक बार के लिए, क्या हो सकता है। क्रिएशन ऑफ माइंड है, बोलो ना, क्रिएशन ऑफ माइंड है, इन्वेंशंस है, क्रिएशन ऑफ माइंड है, इन्वेंशंस है, लिटरेसी या कोई आर्टिस्टिक वर्क है, सिंबल्स हैं, नेम है, इमेजेस हैं, डिजाइन्स हैं जो कॉमर्शियली यूज की जा रही है, जो कॉमर्शियली यूज की जा रही है। सर इसलिए क्या जाए एग्जाम में, अरे भाई सुनो, अगर क्वेश्चन आ गया ना, you should provide the definition as referred by the World Intellectual Property Organization। नहीं आ रहा सर समझ में हमको, आओ समझाते हैं तुमको, ध्यान से सुनना और याद भी करना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये बोलते सर क्रिएशन ऑफ माइंड, क्रिएशन ऑफ माइंड, सारे गेम है किस चीज के, माइंड के। ये सारा खेल किसने खराब किया हुआ है, माइंड ने। सर क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ माइंड। अब क्रिएशन ऑफ माइंड कैसे हो सकता है, चाहे आपने कोई डिजाइन रेडी किया है, ठीक है, आपने कोई आर्टिस्टिक वर्क किया है, आपने कोई सिंबल्स बनाए हैं, नेम हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, हाँ, लेकिन ये सबका काम कैसे होना चाहिए, कॉमर्शियली, तब तो कोई बात हुआ। अब आपने पर्सनल यूज के लिए कुछ किया हुआ है वो यहां पर कवर नहीं कर रहे हैं, मतलब मेनली उसका यूज कॉमर्शियल होना चाहिए।
अब देखो ध्यान सुनना आगे की बात, जब वो कॉमर्शियल हो रहा है तभी उसका वैल्यू क्रिएट हो रहा है, वैल्यू क्रिएट हो रहा है तभी तो मुझे चिंता इस बात की है। अब सोचो, ध्यान सुनना सुनना, क्या चिंता हो रही है कि भाई मैं जिस कंपनी को एक्वायर करने जा रहा हूं उसकी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की अपनी वैल्यू है। एक इन्वेंशन हो जाता है ना, एक इन्वेंशन सामने आ जाता है, वो इन्वेंशन आपके दिन बदल देता है। आप समझिएगा, अगर आपका इन्वेंशन सक्सेसफुल हो गया। ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को देखने को हमारे सामने मिलता है, इन्वेंशन मिलता है हमारे सामने, कई सारे ऐसे इन्वेंशन हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम इन्वेंशन लेते हैं, जैसे कई जगह ऑब्जर्व किया गया कि वाटर प्योरीफायर्स है ना, फिर धीरे धीरे आरओ आने लग गया। अब एक अच्छा सा अलग से एक बिजनेस बन गया कि बोला हम वाटर को प्योरीफाई करके देंगे तो आपको पानी से होने वाली बीमारी होंगी नहीं। अब वो इन्वेंशन एक ऐसी मशीन का किया गया, वो सबसे भी फेमस हो गया, पकड़ में आ रहा है। अब ये अपने आप में ही एक यूनिक है, इसकी अपनी कॉमर्शियल वैल्यू है, इसलिए मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि ये एक्चुअली इस पर्सन से बिलोंग करता है या नहीं करता है। करता है तो इसके रजिस्टर्ड राइट्स हैं, लाइसेंसिंग राइट्स हैं, फ्रेंचाइजिंग राइट्स हैं या एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं, किस तरीके के राइट्स हैं, आई वांट टू मेक श्योर इट। इसलिए हम क्या करते हैं, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करवाते हैं। चलिए आप देखो यहां पर आओ, देखो ध्यान सुनना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, क्रिएशन ऑफ माइंड, इन्वेंशंस, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, नेम, इमेजेस, डिजाइन यूज इन अ कॉमर्स, यूज इन अ कॉमर्स। तो कैसा होना चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए। आज का डेट में चाहे एडिडास का लोगो चेक कर लो, ठीक है, रिलायंस का लोगो चेक कर लो, हम बात करेंगे डिजाइन का, इवन यू नो बेसिकली स्पेसिफिकली बिल्डिंग्स के डिजाइन को आजकल रजिस्टर करवाया जाता है ताकि उसे हर कोई ना बना सके वैसा डिजाइन, और अगर बनाना है तो उसकी परमिशन सही लेके बना सकते हैं जो उसका रजिस्टर्ड ऑनर होगा। तो इस सबका सब क्या कह रहे हैं, ये क्रिएशन ऑफ माइंड, इन्वेंशंस या लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क के मिसल बोलो ना, सिंबल्स हैं, नेम्स हैं, डिजाइन है, इमेजेस हैं जो एग्जैक्टली कमर्शियली यूज की जा रही हैं। बोलो ठीक है। अब ये दो तरीके का होता है, याद बोलो मेरे साथ में, दो तरीके का होता है, एक तो होता है इंडस्ट्रियल, एक होता है कॉपीराइट। जब हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल, जहां पर भी हम इंडस्ट्रियल वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब वहां पे कहना चाह रहा हूं इन्वेंशंस की बात हो रही है, ट्रेडमार्क्स की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात हो रही है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात हो रही है। अब देखो यहां पर आओ, पहला कहता है क्या, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स इन्वेंशंस मतलब पेटेंट्स, ठीक है, कोई नया मशीन, नया प्रोसेस आपने बनाया, वो यहां पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज हो रहा है। ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ सोर्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्स, जैसे बासमती राइस, अब बासमती, हाँ, कोल्हापुरी चप्पल, ये क्या है, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली प्रोड्यूस होने वाली चीजें, तो जैसे बोल रहे हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। कॉपीराइट्स की बात करें, सारे जितने भी हम लोग यहाँ पर आर्टिस्टिक वर्क देखेंगे, लिटरेसी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क सच एज नॉवेल्स, पोएम, लिरिक्स, प्लेज, फिल्म, ड्राइंग, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ, सबका सब किसमें जा रहा है, कॉपीराइट। तो हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, पहला हमने बनाया इंडस्ट्रियल, दूसरा हमारा कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल में हमने क्या क्या देखा, मेरे साथ बोलो, पेटेंट्स हो गया, हमारे ट्रेडमार्क्स हो गए सर, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गए, इसके अलावा हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी कह सकते हैं। बात पकड़ में आ रहा है। जब मैं इंडस्ट्रियल डिजाइन कह रहा हूं, जैसे कार का मॉडल देखिए, कार का डिजाइन देखेगा, आपको हर एक कंपनी की अपनी एक कार का डिजाइन अलग मिलेगा, सबका सेम नहीं हो सकता, वो डिजाइन की वजह से उसका कमी कीमत सामने आ रहा है। बात पकड़ में आ रहा है। हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। दूसरा हमने बोला यहां पर कॉपीराइट। तो पहला हमने सीखा इंडस्ट्रियल, दूसरा है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या क्या कवर करेंगे, बोलो, आर्टिस्टिक हो गया वर्क, लिटरेसिक वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क हो गया, म्यूजिकल वर्क हो गया, चाहे वो पोएम्स है, लिरिक्स है, फिल्म्स हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, इन सबका सब किसमें जाएगा, कॉपीराइट वर्क के अंदर। ऐसा क्यों कर रहा हूं पहले, क्योंकि जब मैं रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मुझे पहले इन काम को, जितने हमारे सामने राइट्स अवेलेबल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अवेलेबल है, इन्हें मैं सेग्रेट कर लूंगा। मैं चेक कर लूंगा पहले इंडस्ट्रियल वर्क कौन सा है यहाँ पर, और फिर कॉपीराइट से, ताकि मेरे रिपोर्ट बनाना उतना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो पहले हमने यहाँ पे दो कैटेगरी कर दिया इसका। अब देखो आगे देखो, while preparing the search and research report, it is important for a professional to conduct a due diligence. लेटेस्ट क्लासेस में हम सीख रहे हैं आजकल ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या है, ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द ऑल रिलेवेंट एंड इंफॉर्मेशंस, ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। कॉपीराइट से रिलेटेड अगर तुम मान लो एक प्रिपेयर कर रहे रिपोर्ट, तो ड्यू डिलिजेंस के अंदर तुम क्या करोगे, जो कॉपीराइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिएगा आर्टिस्टिक वर्क है, तो आर्टिस्टिक वर्क्स की सारी एस्पेक्ट्स आप कवर करेंगे। ये थोड़ी ना है कि आप याद रखिए कॉपीराइट से रिलेटेड आप सर्च रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और पेटेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो कोई लेना नहीं है। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन करेगा। सबसे पहले एक जनरल इन्वेस्टिगेशन करेगा प्रोफेशनल,
of the intellectual property rights as tremendous worth is associated with the intangible assets of the business. क्या कह रहा है? ट्रेमेंडियस, ट्रेमेंडियस सर, क्योंकि सर बड़ी कीमत होती है इनकी, एक एक फॉर्मूला का सक्सेस होता है। जैसे अभी देखो कोविड-19 के दौर में अगर आपकी मेडिसिन सक्सेसफुल हो गई तो आप बस दिन मारे नारे हो गए आपके, ठीक है। इसलिए बाबा रामदेव भी कहते हैं कोरोनिल आ गया है, अब तो भाई है ना, उनको बड़ी अच्छी पॉजिटिव मिल रही वाली थी। खैर, सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर क्या करेगा? प्रोफेशनल क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे ड्यू डिलिजेंस। सर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। WIPO ने क्या कहा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? क्या कहता है? ये कहता है इट्स अ क्रिएशन ऑफ माइंड, इन्वेंशंस, बोलो ना, क्रिएशन ऑफ माइंड, इन्वेंशन, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, या हम बात करें सिंबल्स, नेम, ये सारी एस्पेक्ट्स हम लोग किसमें बोल रहे हैं, बट अल्टीमेटली इनका यूज कैसा होना चाहिए? कॉमर्शियल यूज होना चाहिए, ठीक है, बोला ठीक है। इट इज कैटेगराइज इन टू कैटेगरी, फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल, सेकंड इज कॉर्पोरेट। आई होप पकड़ में आ गया होगा। अब देखो ये पैराग्राफ जो है यहाँ पर रीड करने के लिए अच्छा है हमारे लिए। ड्यूरिंग एनी कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन which involves acquiring a business or a stake, acquirer conduct due diligence of target assets and liabilities. Target company के assets क्या हैं और उसकी liabilities क्या क्या हैं, उसके लिए diligence conduct करेगा। With help of an appropriate due diligence exercise, acquirer weighs the assets and liabilities and potential risks associated with the transactions. क्योंकि हमें ये जरूर ऑब्जर्व करेगा। देखो due diligence, आई होप आप चैप्टर, हम लोग CRE क्लासेस में हम चैप्टर 4 में इनको बातों को सबको समझ रहे हैं। हम क्या इंश्योर कर लेंगे ये एक्चुअल्स की एसेट्स कितनी है, एक्चुअल्स की लायबिलिटीज कितनी है, एंड फाइनली कितना रिस्क एसोसिएटेड है इस डील के अंदर। तो एक्वायरर याद रखिएगा, बड़े ध्यान से चीजों को कंसीडर करता है। अब यहां पर हम जो देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, जब टीसीएस इसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, तो किस हिसाब से लेंगे? सबसे पहले करेंगे प्रिपेयरिंग अ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब यहां पर यह है कि सबसे पहले हम ये देख लेंगे कौन कौन से पेटेंट्स के लिए, जी हाँ, पेटेंट्स के लिए रजिस्टर्ड किया हुआ है और किस किस की एप्लीकेशन आपने फाइल किया हुआ है। मतलब आपने किस किस की एप्लीकेशन लगा रखी है जो पेंडिंग है, और कौन कौन से आपके पेटेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड है। फिर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे आपकी ब्रांड आइडेंटिटीज को कंफर्म करेंगे। देन उसके बाद देखेंगे उसकी आपकी, जी हाँ, कंपनी, यहाँ पे जो टारगेट कंपनी है उसकी प्रोप्राइटरशिप है नहीं है। प्रोप्राइटरशिप का समझना, कई बार क्या होता है, आप पर्टिकुलर किसी इन्वेंशन को यूज कर रहे हैं बट एग्जैक्टली इट बिलोंग्स टू यू, या आपने सिर्फ असाइनमेंट मिला हुआ है आपको, वो हमको स्पष्ट कंसीडर करना पड़ेगा। तो प्रोप्राइटरशिप का मतलब है मालिकाना हक भैया मेरा ही है, या मैं फ्रेंचाइजिंग लाइसेंस है मेरे पास में, या सिर्फ लाइसेंस ही है मेरे पास में, या मुझे असाइनमेंट किया हुआ है, वो ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? प्रिपेयर द चेकलिस्ट। अब एग्जाम में आएगा तो हम लिखेंगे क्या? फर्स्ट, प्रिपेयर द चेकलिस्ट। देखो, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कंपनीज बिजनेस एंड इट्स एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेबल आईपी राइट्स। प्रोटेक्टेड मतलब आपने रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, प्रोटेक्टेबल इन्हें रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑन रजिस्टर्ड एंड पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर पेटेंट एंड डिजाइन राइट्स। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या अपने चेकलिस्ट के अंदर पहला क्वेश्चन आएगा, चेक कीजिएगा कौन कौन से पेटेंट रजिस्टर्ड हैं और किस किस पेटेंट्स के लिए एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। पहला काम, तो क्या करेंगे? चेक द रजिस्टर्ड एंड पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, ठीक है सर, एंड डिजाइन राइट्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रांड आइडेंटिटीज whether registered or applied for or merely used or created। कई बार क्या होता है, ब्रांड आइडेंटिटीज आपने बना तो दिया ब्रांड, आपने उसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। क्यों नहीं करवाते कई बार लोग? क्योंकि लगता है ठीक है, कभी इतना सीरियसली सर सोचा ही नहीं, और एक बाय द टाइम वो बड़ी फेमस हो गई ब्रांड। सो ऐसे केसेस में भी हमको ध्यान रखना है कि अगर वो ब्रांड आइडेंटिटीज है तो वो क्या रजिस्टर्ड किया ही है या सिर्फ क्रिएट ही किया गया है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमें ये भी चेक करना होगा, ठीक है। फिर आता है डिटेल्स ऑन प्रोप्राइटरशिप एस्पेक्ट्स फ्रॉम द टारगेट। अब मैंने जैसा भी कहा, एग्जैक्टली टारगेट का प्रोप्राइटरशिप मतलब मालिकाना हक है नहीं, ये तो कंफर्म कर लो। पता लगा वो जो पेटेंट यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वो भाई साहब टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किया हुआ थर्ड पार्टी के साथ में, उसका है वो, बात पकड़ में आ रहा है। तो तीन एस्पेक्ट सबसे पहले हमारी किस में आएंगी? चेकलिस्ट के अंदर। चेकलिस्ट के अंदर तीन एस्पेक्ट्स, फोकस रखना वर्ड पे जो बोल रहा हूँ, फोकस रखना वर्ड पे जो बोल रहा हूँ। पहला देखेंगे रजिस्टर्ड है, whether the patents are registered or application has been made for this purpose, मतलब एप्लीकेशन पेंडिंग है या रजिस्टर्ड है। एप्लीकेशन रजिस्टर्ड मतलब पेटेंट रजिस्टर्ड है या पेंडिंग एप्लीकेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? ब्रांड आइडेंटिटीज whether registered or not or merely used or created, ये सिर्फ बनाया हुआ है इसलिए चल रहा है। थर्ड आएगा प्रोप्राइटरशिप एस्पेक्ट ऑफ द टारगेट कंपनी। प्रोप्राइटरशिप एस्पेक्ट क्लियर है।
पहला काम जब आपने प्रिपेयर कर ली चेकलिस्ट, सेकंड में जाएंगे आप सेग्रेगेशन ऑफ आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स रिलेवेंट फॉर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द इररिलेवेंट वंस, मतलब सेग्रेगेट कर लीजिएगा, अलग अलग कर दीजिएगा। क्या अलग करना है? जिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसका जो आपके लिए यूजेबल है आप उसी को कंसिडर करेंगे। जो सप्लीमेंट्री है, मेन से बिलोंग नहीं करता है, या सपोज करो मेन पेटेंट है, मेन पेटेंट से उसका जो सप्लीमेंट्री पेटेंट है वो बिलोंग नहीं करता, तो उसको सेग्रेगेट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। हटाने का मतलब उसे कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर मेन पेटेंट आपने कराया हुआ है, कोई इन्वेंशन है आपका, ठीक है, उसका कुछ इन्वेंटिव स्टेप्स है, उम्मीद कर रहा हूं मैं तुम्हें बताऊंगा इन्वेंटिव स्टेप्स ना, है ना, मतलब पार्ट है उसका, इन्वेंटिव स्टेप है और उससे बिलोंग करता है, तो भैया ये इस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसे भी हम कंसिडर करेंगे। मेन पेटेंट है, मेन इन्वेंशन है और इन्वेंटिव स्टेप्स हैं और आपने उससे रजिस्टर नहीं कर पाया है, तो उसे भी आप कंसिडर करेंगे। तो सेकंड काम क्या करेंगे? सेग्रेगेशन ऑफ आईपी एसेट्स, बोलो ना, सेग्रेगेशन ऑफ आईपी एसेट्स रिलेवेंट, separation of IP assets relevant for the transaction from the irrelevant one। सर इतना लंबा मुझे याद नहीं होता, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं? कंसीडर वर्ड यूज करो, कंसीडर relevant IP assets from irrelevant IP assets, ठीक है। This activity should be done as soon as primary pursuit of the target business assets is done. Also, at times there could be associated and supplementary IP rights involved in the addition to the main IP rights. Hence, it is important to connect such additional IP rights with the main IP rights for the transaction. बात पकड़ में आ रहा है? अगर आपके उस मेन IP assets से, जैसे मैंने भी कहा, आपने पेटेंट कराते हो, पेटेंट के बाद कुछ इन्वेंटिव स्टेप्स भी होते हैं। जनरली क्या होता है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, टेक्नोलॉजी नया है, ठीक है, बट बाय द टाइम उनमें चेंजेस भी तो आता है। एक इंजन बनाया, इंजन सक्सेसफुल रहा, अब ये इंजन आपको अभी आपके सामने प्रूव होता है कि बोला इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा गाड़ी, बोला गुड। अब आने वाले टाइम में उसी इंजन में आपने कुछ और फर्दर आपने इन्वेंशंस की, मतलब उसको और मॉडिफाई किया। सो मॉडिफाई जो आपने किया है वो एक इन्वेंटिव स्टेप्स में आ गया। इन्वेंटिव स्टेप्स भी अब आपके मेन पेटेंट से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई इन्वेंशंस या आपका जो भी आपने आपका आईपी राइट्स है वो आपके मेन इवेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है, मेन इन्वेंशन से नहीं है बिलोंग करता, तो उसको क्या करना है? सेग्रेगेट। तो दूसरा स्टेप लेंगे, क्योंकि सर ऐसा क्यों करा? कल को ना तुम वो खरीद के ले आओगे जो तुम्हारे काम का नहीं था, समझ रहे हो? एक्वायरर को हमने रिपोर्ट बना के दिया आईपी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, उसमें 2 मेन पेटेंट साथ में बाकी सप्लीमेंट्री पेटेंट्स जो आपके काम के भी नहीं है और उनका पेमेंट कर रहे हो, मतलब वैल्यूएशन करते वक्त सोच के देखो। एक्वायरर जब टारगेट कंपनी का वैल्यूएशन निकाल होगा आईपी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो उसमें सप्लीमेंट्री की वैल्यूएशन लगा रखी होगी, वो सप्लीमेंट्री मेरे काम का ही नहीं है, तो मैं क्यों पे करूं उसके लिए? पकड़ में आ रहा है, इसलिए काम आता है बहुत ज्यादा ये। तो पहला मैं सीखा प्रिपेयरिंग द चेकलिस्ट, सेकंड सीखा सेग्रेगेटिंग मतलब सेपरेट करना, सेग्रेगेटिंग द आईपी एसेट्स, आईपी एसेट रिलेवेंट फॉर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द इररिलेवेंट, क्या करना है? सेग्रेगेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस, relevant for the transactions from irrelevant one। फिर कहता है एनालाइजिंग द ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर चेक करने होंगे, कैसे डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे? जैसे भी आपको बता रहा था, कोई लाइसेंसिंग है, असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना बड़ा जरूरी है। एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पे बेसिकली फोकस करना नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट पे। किस पे? नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट पे। देखो, एनालाइजिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, क्या कर रहा है? नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वेदर दे आर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट इन द नेचर ऑफ लाइसेंसिंग। इंपॉर्टेंट बात सुनना, या तो कंपनी ने अपने ही नाम से रजिस्टर करवाया हुआ है, भैया बड़ी अच्छी बात है, ये कंपनी को किया तो थर्ड पार्टी ने, भाई साहब को लाइसेंस मिला हुआ है और भाई साहब ऐसे बन के घूम रहे हैं हमारा ही है। अरे भाई तुम्हारा कहां से? तुम्हें लाइसेंस मिला हुआ है, ऑब्जर्व करना। तो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या? वेदर दे आर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट इन द नेचर ऑफ लाइसेंसिंग। फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट्स हो सकती है, कंसल्टेंसी एग्रीमेंट्स हो सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स हो सकती है, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर आईपी क्लॉजेस आर इंक्लूडेड लाइक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स है। अब जॉइंट वेंचर है, हम कंपनी ए लिमिटेड और कंपनी बी लिमिटेड में आपस में मिलकर क्रिएट किया था ये, तो भैया ये भी ध्यान रखा जाएगा। जॉइंट वेंचर में तो नहीं है। मास्टर सर्विस एग्रीमेंट्स हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स हो सकती हैं। सो सब तीसरे स्टेप पे लेंगे हम लोग, एनालाइज करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। पहला स्टेप क्या लिया सर हमने? प्रिपरेशन ऑफ चेकलिस्ट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग, क्या कर रहा हूं सर मैं, बार बार क्यों बुलवा रहा हूं। इस सेशन में समझेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, तुम्हारा बर्डन कम होगा। तुम अभी ऐसे देखते रहोगे, समझ ही लोगे, पर याद नहीं करोगे तो कब करोगे? बात पकड़ में आ रहा है? इसलिए याद भी अभी कर रहा है, मेरे साथ बोलना है। मैं हर सेशन में कह रहा हूं बोलना है, ठीक है।
ऑलराइट, सो वापस देखो, पहला देखा प्रिपरेशन ऑफ चेकलिस्ट, ठीक है सर। सेकंड में हम क्या, सेग्रेगेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स फॉर ट्रांजैक्शन फ्रॉम इररिलेवेंट, सेग्रेगेट कर दिया, जो हमारा काम का वो लेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, एनालाइज ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। डॉक्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंसीडर करेंगे, क्या वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, या लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट्स है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स है, फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट्स हैं, या ऐसा भी तो हो सकता है सर कि वो कोई पर्टिकुलर कंसल्टेंसी एग्रीमेंट्स हो, हाँ, या ऐसा हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास एग्रीमेंट्स हो, या जॉइंट वेंचर से मिला हुआ कोई क्लॉज स्पेसिफिकली जो आईपी से रिलेटेड हो, जिसमें दोनों का ही हक है और हम जाके अकेला भी जा रहे हैं उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड कंफर्मेशन दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। वेरीफाइंग द फैक्ट्स मतलब अब जब आपने सारी डिटेल्स निकाल ली, मान लीजिए कंपनी से आपको पता लगा कंपनी के पास में ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आ गई, आईपी से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं कैसे इंश्योर करूं भाई ये बात सच्ची है, इसके लिए क्रॉस चेक कर लो। तो वेरीफाइंग का मतलब होता है क्रॉस चेकिंग। क्रॉस चेकिंग कैसे करोगे, जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं आईपी के या गूगल डेटाबेस है, वहां से इन डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई कर लो, बोला हाँ जी सही कह रहा है, ठीक हो। This activity is important to verify the legality of documents. It is not prudent to merely rely on the documents. Details without cross-checking from the other available sources like from the public records or IP offices, public records of IP offices and Google database. तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, पहला हमने क्या देखा, तो सर पहला नहीं बताऊंगा, फिर फोर्थ क्या देखा, वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस। वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस, कैसे वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड कंफर्म द इंफॉर्मेशन, वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड कंफर्म द इंफॉर्मेशन, बोलो ना, वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड कंफर्म द इंफॉर्मेशन। कैसे कंफर्म करेंगे, क्रॉस चेकिंग करके, जिसमें हम मेनली क्या कर रहे हैं, लीगलिटी चेक कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या है, चेक द लीगलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। हाउ, बाय कंडक्टिंग क्रॉस वेरिफिकेशंस। क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होगा, check the data as available in IP public offices, public IP offices and Google data। जॉब की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है और पब्लिक ऑफिस में अवेलेबल है आईपी के, है ना, वहां से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। पहला चेक हमने क्या किया था, प्रिपेयर चेकलिस्ट। सेकंड हमने सेग्रेगेशन किया आईपी सेट्स को फ्रॉम इररिलेवेंट वन से। थर्ड हमने क्या किया यहाँ पर, सर हमने एनालाइज किया डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। फोर्थ क्या किए हैं, इसी को हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई कैसे कर रहे हैं, क्रॉस चेकिंग करके। सो वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड कंफर्मेशन द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। एनालाइजिंग द प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेबल आईपी राइट्स। अब बड़ा ध्यान से देखेंगे, बोला कौन सा तो प्रोटेक्टेड है और कौन सा प्रोटेक्टेबल है। प्रोटेक्टेबल, आफ्टर रिसीविंग द फुल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स आईपी रजिस्टर्स ऑलरेडी सबसिस्टिंग ऑफ पोटेंशियल वंस इज रिक्वायर्ड टू बी एनालाइज। स्टेटस चेक, वैलिडिटी चेक, ऑनरशिप चेक, क्लेम चेक, कॉन्फ्लिक्ट चेक शुड बी कंडक्टेड इन प्रॉपर मैनर। क्योंकि सब चीजें चेक करेंगे, क्या क्या, स्टेटस चेक, ठीक है, हम बोलते हैं वैलिडिटी चेक। वैलिडिटी चेक का मतलब है कब तक आपके लिए वैलिड है, प्लस बोलते हैं ऑनरशिप चेक, क्लेम्स है, क्लेम चेक, कॉन्फ्लिक्ट चेक। बेसिकली हम मेन क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब कब तक अवेलेबल है। तो प्रोटेक्शन कैसे चेक करेंगे, उसका स्टेटस जान के, उसकी वैलिडिटी जान के, कॉन्फ्लिक्ट को, क्लेम्स को कितना क्लेम कैसे कर सकता है, सभी एस्पेक्ट्स देखिए। एंड फाइनली ड्राफ्टिंग स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट। लास्ट स्टेप करेंगे ड्राफ्टिंग सच एंड सर्च रिपोर्ट। नाउ कंटेन्स ऑल ऑब्जर्वेशन इन रिलेशन टू आईपी राइट्स that would be a part of the transaction before the prospective buyer and investors. It should also contains all associated risks and liabilities along with the strategies to deal with such issues, which will help the prospective buyer investor understand the pro and cons of the transactions. जी हाँ, फाइनली बेसिकली रिपोर्ट में क्या होगा, रिपोर्ट में क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्रोफेशनल्स। ऑब्जर्वेशन किस लोग, प्रोफेशनल्स की, वो बताया इसमें क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। अच्छा, रिस्क एसोसिएटेड है तो डील को और बेटर करने के लिए इंडेमनिटी क्लॉजेस हो सकते हैं, नेगोशिएशन डील हो सकती है भाई, क्योंकि एक्वायर कहेगा ठीक है भाई इतनी वैल्यूएशन है, इतना रिस्क हम इसमें एसोसिएटेड है, तो वो रिस्क भी मैं ले रहा हूं, तो भैया इसके लिए हमको इतना तो इंडेमनिटी हम क्लेम कर सकते हैं, करना चाहते हैं। मतलब है कहीं ना कहीं जो लास्ट है ना, अगर मैं कहूं जो हम बोल रहे हैं ड्राफ्टिंग ऑफ स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट, बेसिकली ये नेगोशिएशन का काम बड़ा जबरदस्त आने वाला होता है, ठीक है। सो हमने कुछ 6 पॉइंट सीखे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक डेफिनेशन के साथ में आपको इसको प्रोसीजर बताना होगा, क्या क्या प्रोसीजर आप इसके लिए फॉलो करेंगे। और मैं बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये कुछ है ना अलग से बात और बोलिए। कह रहा है की एरियाज टू बी एनालाइज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द सर्च एंड सर्च रिपोर्ट रिलेटिंग टू आईपीआर। कहता है की एरिया, सबसे ध्यान से देखना, बस ध्यान से एक बार देखना। कहता है
व्हाट डोमेस्टिक एंड फॉरेन पेटेंट्स डज द कंपनी हैव, सबसे पहले आप देख लेंगे उसके अंदर, मतलब जब की एरियाज की बात करें, क्योंकि उसमें बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। कुछ पेटेंट्स जो है आपने रजिस्टर्ड इंडिया में करा रखे हैं और बाहर आपको प्रोटेक्शन नहीं है, तो गड़बड़ भी हो सकता है। आपको ये भी बेनिफिट मिल सकता है कि ऐसा भी हो सकता है जो कि आपके फॉरेन पेटेंट्स हैं वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो अभी जरूर चेक कीजिएगा कि डोमेस्टिक और फॉरेन पेटेंट्स आपके पास हैं या नहीं, कंपनी के पास जिसको आप कर रहे हैं। कंपनी हैज टेकन एप्रोप्रिएट स्टेप टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अब ये भी देखिएगा अब कैसे प्रोटेक्ट करेगा, बाय गेटिंग रजिस्ट्रेशन, जैसे इंक्लूडिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द इन्वेंशन असाइनमेंट एग्रीमेंट्स विद द करंट एंड द फॉर्मर एम्प्लॉइज एंड कंसल्टेंट्स। यहाँ भैया इसको आप डिस्क्लोज कहीं नहीं करेंगे, मुझे क्या कहीं कहीं प्रोटेक्शन आपको लेना है। फिर थर्ड स्टेप आता है, स्टेप नहीं है बेसिकली, स्टेप्स नहीं, दीज आर नॉट स्टेप्स, दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको सोचने होंगे, समझने होंगे। क्योंकि एक बात समझना, इन्वेंशन हो रहा है कंपनी के अंदर या उसके सीक्रेट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज हैं, वो कहीं और थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज ना कर दी जाए, कॉम्पिटिटर को ना डिस्क्लोज कर जाए। तो आपके एम्प्लॉय के साथ ये आपने ध्यान रखा है, कंसल्टेंसीज जो है उनके ध्यान रखने वाली बातें हैं। देयर आर एनी मटेरियल एक्सेप्शंस फ्रॉम द असाइनमेंट्स, जैसे राइट प्रिजर्व बाय द एम्प्लॉयज एंड कंसल्टेंट्स, बोलो ये भी देखा जाएगा कि अगर कोई राइट स्पेसिफिकली प्रिजर्व किए गए हैं एम्प्लॉयज के लिए केस में या फिर कंसल्टेंट्स के लिए, तो वो भी ऑब्जर्व कीजिएगा। व्हाट रजिस्टर्ड एंड कॉमन लॉ ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स डज आवर कंपनी हैव। अब कॉमन का मतलब है जैसे बेसिकली यू नो व्हाट हम देखते हैं ना जनरली, कॉमन का मतलब यहाँ पे उस इंडस्ट्री में रिलेटेड जो है बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेके कहते हैं। अगर वो है कोई स्पेसिफिकली तो याद रखिएगा, उसको हम देखेंगे, क्योंकि वो कॉमन का मतलब है कंपनी जो इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो उसे इस्तेमाल कर सकती है, तो आप उसकी अलग से वैल्यूएशन क्रिएट मत कर दीजिएगा। वेदर कॉपीराइट्स प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स आर यूज्ड कलेक्टेड एंड ओन्ड बाय द कंपनी, खुद का ही होना चाहिए भैया, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद का ही होना चाहिए, कॉपीराइट प्रोडक्ट्स जो हैं। एंड डज द कंपनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेड सीक्रेट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे मान लीजिएगा कोका कोला है, पेप्सी है, चॉकलेट्स आती हैं, ये सबका सब बिजनेस रन किस बेसिस पे कर रहा है, मैगी का मसाले का आपको क्या पता सीक्रेट है ना, अगर पता लग जाए तो फिर क्या कहना। तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इनका बिजनेस इस पे चल रहा है। ऑफ कोर्स आज इनका प्रोडक्ट जो कंज्यूम कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स का टेस्ट अगर डिफरेंट हो जाए तो आप इसको कंज्यूम करना छोड़ देंगे, और वो क्यों मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा। Is the company infringing on the intellectual property rights of any third party? ऐसा तो नहीं है पता लगा किसी और थर्ड पार्टी का ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, आपके लिए आफत हो जाएगी कल को। किसके लिए? एक्वायरर के लिए, आपके लिए तो नहीं होगी। Is the company involved in the intellectual property litigation or the disputes? अब देखो ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मैंने यहाँ रीड इसलिए करवाया है, ये कुछ क्वेश्चंस है माइंड में वैसे भी आ सकते हैं, यहाँ से रीड नहीं करोगे तो भी आ सकते हैं। जैसे भी एक लास्ट वाला था डिस्प्यूट लेके, अपने आप माइंड में स्ट्राइक कर सकता है, इन्फ्रिंजमेंट को लेके माइंड में स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। क्या ट्रेड सीक्रेट्स मेंटेन कर रहा है कंपनी, क्या उसके डोमेस्टिक या फॉरेन पेटेंट्स हैं, या जो ट्रेडमार्क यूज कर रहा है वो कॉमन ट्रेडमार्क तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी का जो बिजनेस है कंप्लीटली क्या इसी ट्रेड सीक्रेट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, या कॉपीराइट प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है वो एक्चुअली उससे बिलोंग करते हैं। अब ये जनरल क्वेश्चन है, मैं रट्टा मानो कहीं नहीं रहा, मैं तुम्हें सिर्फ कह रहा हूँ सोचो समझो वैसे ड्रॉ करके देख सकते हो। बात पकड़ में आ रहा है। स्टेप्स जो मैंने यहाँ बताए हैं, ऑफ कोर्स स्टेप्स की लैंग्वेज आपको याद रहनी चाहिए, तो 6 स्टेप्स हैं, यू नीड टू फॉलो इट। क्लियर हो रहा है? चलिएगा, अब उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक की बात पकड़ में आएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है सर नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक हमारा खतरनाक होने वाला है, इतना खतरनाक कि मैं तुम्हें 10 मिनट में सिखा दूंगा ये वाला भी। जी हाँ, इसके लिए ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमको फटाफट आने वाला है, ठीक है। प्रॉपर्टी टाइटल सर्च इंपॉर्टेंट है, चलो देखो सीखते आओ। क्या कह रहे हैं? प्रॉपर्टी टाइटल सर्च बहुत यूजफुल है एग्जाम के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे थे आपको यहाँ पर। पहला मैंने कहा था आईपीआर से रिलेटेड हो सकता है सर्च रिपोर्ट के ऊपर, और दूसरा हो सकता है प्रॉपर्टी टाइटल सर्च पे। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। आओ देखते हैं बेसिकली हमें करना क्या है। प्रॉपर्टी में हम बेसिकली प्रॉपर्टी से हम सर्च रिपोर्ट कह रहे हैं, प्रॉपर्टी टाइटल सर्च। प्रॉपर्टी टाइटल का मतलब हक किसका है एग्जैक्टली इंश्योर कर दो। कहीं ऐसा तो नहीं है जो प्रॉपर्टी तो है बोला हाँ प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज डालेगी प्रॉपर्टी, लो हो गया झगड़ा क्यों हो गया? अब ये कल को ऐसे पेमेंट नहीं किया तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाएगी। बोला हाँ सर प्रॉपर्टी तो है, पोजीशन भी है, पर ऑनर ये नहीं है। अरे वाह सर ये कैसे हो सकता है, बताएंगे अभी। अरे ऐसा नहीं होता, समझो ध्यान समझो। रेंट पे प्रॉपर्टी दिया, पोजीशन तो किसका हो गया? हाँ टेनेंट का या लीज होल्डर का। अब पोजीशन तो उसका है लेकिन एक्चुअल ऑनर वो थोड़ी ना है। अब पता लगा उस प्रॉपर्टी को हाँ। तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी टाइटल सर्च के अंदर। इसमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर
डेटा कलेक्ट करेंगे सारा। कौन सा? इसका जो पास्ट ऑनर था और जो प्रेजेंट का ऑनर है। यहां पर देखा जाएगा कि पास्ट में जनरली कई स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट्स है, कई स्टेट्स में देखा जाता है थर्ड लास्ट जो थर्ड इसका ऑनर था और आज का करंट जो ऑनर है उसके स्टेटस को लेके कि लास्ट थर्ड ऑनर कौन था, देन उसके बाद सेकंड कौन था, देन आज करंट में कौन है। तो इस तरह से बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। कहां से कलेक्ट की जाती है? जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। जो रजिस्ट्रार होता है उसके ऑफिस जाकर एक्सपर्ट विजिट करता है और वो एक्सपर्ट वहां से जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी के उसे कलेक्ट करता है, उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। बात पकड़ में आ रहा है? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जो रिट्रीविंग करता है। रिट्रीविंग किसी को करता है? रिट्रीविंग मतलब क्या होता है सर? कलेक्टिंग करना, रिकवरिंग करना या डेटा कलेक्ट करना, रिकवर करना। तो क्या करता है वो? रिट्रीविंग करता है। रिट्रीविंग द हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी राइट। हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी राइट मतलब भैया किसी कहां से चली आ रही है प्रॉपर्टी। देखो द प्रॉपर्टी टाइटल सर्च इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग। रिट्रीविंग का मतलब चाहो तो शॉर्ट में इजी भी लिख सकते हो, रिकवरिंग। अरे यार चला हो नहीं रहा है बदतमीज। रिकवरिंग, ठीक है, रिकवर करना, गड्ढा वापस से कलेक्ट करना। रिट्रीविंग द हिस्ट्री ऑफ अ प्रॉपर्टी राइट्स फ्रॉम द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू द करंट ऑनर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। करंट ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी टाइम कहां से निकालेंगे? ओरिजिनल ऑफ द प्रॉपर्टी, ओरिजिनल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू द करंट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स बदले होंगे, तो पिछले 50 साल में पहले कोई और ऑनर था इसका, उसके बाद कोई और ऑनर है, आज करंट में कोई और ऑनर है, ठीक है। It is usually prepared by the expert who, after visiting the registrar office and inspecting the property documents and issue a certificate, of course, title certificate. आज का डेट में बैंक के पास जाओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाओ, आप बोलोगे सर मुझे है ना लोन चाहिए, बैंक कहता है जी काम करो भैया आप प्रॉपर्टी टाइटल का सर्टिफिकेट ले आओ। बोलो ठीक है सर ले आएंगे। फिर आप किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट को अप्रोच करते हो, किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, जैसे मैंने जनरली यहाँ पे कहा भी पीसीएस को आपने अप्रोच किया, पीसीएस एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, सर्टिफिकेट देगा, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही बैंक आपको लोन ग्रांट करेगा। देखो आओ इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। It is mandatory for the developer to annex a copy of the report in the agreement to sale। जी हाँ, एग्रीमेंट और सेल के अंदर इसको अटैच भी किया जाता है। With intended purchaser, this document will state if there is any existing mortgage, litigations, conditions, claims which is likely to affect the title of the buyer adversely। जी हाँ, अब जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी है, पता लगा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उस पर लिटिगेशन चल रहा है, मॉर्गेज है उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी, वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, या कोई कंडीशन सेल होती है ना, कोई कंडीशन इंपोज किया हुआ है, कोई क्लेम्स है, थर्ड पार्टी के क्लेम्स उस प्रॉपर्टी पे। हाँ, ऐसा केसेस के लिए जब ये सर्टिफिकेट सामने आता है तो इंश्योर कर देता है कि कोई लिटिगेशंस, किस तरीके का मॉर्गेज, कोई कंडीशंस या कोई क्लेम्स उस प्रॉपर्टी पे नहीं है। फिर आगे क्या होगा? इन द सेम वे a bank is also assured of the title of the property। bank usually do not finance an encumbered property। encumbered समझते हैं ना, जिसके ऊपर पहले से ही एक लंबा चौड़ा बहार है, किसी का बहार है। मान लीजिएगा बैंक ने लोन दिया उस प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी और बैंक ने, अब वो भैया पहले तुम लोन का पेमेंट करोगे तो बैंक को भी डर लगता है। बात पकड़ में आ रहा है? encumbered property मतलब ऑलरेडी which is not free from the debt। encumbered का मतलब है free, which is not free from the debt or one under a legal dispute because it reduces its security and increases risk exposure। In order to avail a housing loans, one of the preconditions is that title of the property should be clear and marketable। जी हाँ, अगर लोन लेने जाना है बैंक के पास तो कहता है जी पहली प्रॉपर्टी अभी कब्जे में चाहिए, वो क्लीन होनी चाहिए। मतलब क्लियर का मतलब प्रॉपर्टी टाइटल आपको आपके हक में हो पूरी तरह से, और वो मार्केटेबल हो। जंगल की ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर उसकी वैल्यू नहीं है, वो मत ले आना, ठीक है। सो आई होप ये छोटा सा बात पकड़ में आया होगा। तो अब यहाँ पर जब आएगा तो हम पहले यहाँ डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा, तो पहले हम डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली डेफिनेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग। इससे क्या है? प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग। रिट्रीविंग मतलब रिकवरी कर रहे हैं किसी का प्रॉपर्टी राइट्स। सो प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, बोलो ना, हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स फ्रॉम द ओरिजिनल ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू द करंट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो बदलता आया है ऑनर, ठीक है। किसी कौन प्रिपेयर करेगा? बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट हु बेसिकली यूजुअली विजिट टू द रजिस्ट्रार ऑफिस, इंस्पेक्ट द ऑल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इशू द सर्टिफिकेट्स। बात पकड़ में आया? ये दो बातें जो हमने ऊपर सिखाया ना अभी, ये वाला याद रखना है। दो बातें हमको समझ के याद भी करना है। आई होप याद हो गया होगा। एक बार फिर बोल लो,
प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग हिस्ट्री ऑफ, किसकी हिस्ट्री निकालने भाई, प्रॉपर्टी राइट्स की, किसकी हिस्ट्री, प्रॉपर्टी राइट्स की, किससे ले रहे हैं, फ्रॉम द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी द करंट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर रट्टा लगवा दोगे आप तो। अब देखो जब हम रिपोर्ट बनाते हैं ना एक्सपर्ट, तो वो इन टाइटल्स को कंसीडर करता है। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको टाइटल क्या देखना है। जैसे सबसे पहले ऑनरशिप देखेंगे कि भैया उससे बिलोंग करती ही करती है। स्टेटस ऑफ ऑनरशिप, सोल है, ज्वाइंट है या डॉक्यूमेंट सिटिंग द सेम, ये बात हम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि ए एंड दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए एंड बी, तो यहाँ ज्वाइंट हो गया, तो दोनों क्या, दोनों का सहमति चाहिए, अकेला नहीं कर सकता एक ही बंदा अगर ज्वाइंट है तो पहले देखेंगे ऑनरशिप, देखेंगे मतलब हम जब रिपोर्ट बना रहे हैं, अभी रिपोर्ट बनाई जा रही है, रिपोर्ट में कंटेंट्स देखेंगे। ऑनरशिप, डीड का कॉपी है, रिसेंट डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, रिसेंट डीड मतलब परचेज सेल डीड जो भी है रिसेंट, वो कंसीडर करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लास्ट वन जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट वन का मतलब क्या कह रहा हूं, जो लास्ट ऑनर है भाई उसने परचेज किया होगा, तो हमें देखना है वो डीड। लीगल डिस्क्रिप्शन, यहाँ डिटेल दिया जाएगा प्रॉपर्टी को कहां सिचुएटेड है, कितना एरिया है, सारी एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। लीगल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द लीगल प्रेवलेंस। चेन डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, अभी देखेंगे चेन का मतलब पहले कहां से था। जनरली मैंने कहा 3 ऑनर्स, लास्ट 3 ऑनर्स जनरली चेक किए जाते हैं। पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखो कई बार मैंने अभी बोला कि उस प्रॉपर्टी पर वो लीज वाली प्रॉपर्टी है या एक्चुअल ऑनर उसको होल्ड कर रहा है, ये ऑब्जर्व किया जाएगा। पोजीशन होना, किसी का भी पोजीशन हो सकता है, आपको राइट्स मिले हैं, मतलब आप इससे पोजीशन की वजह से आप उसके ऑनर नहीं बन जाते हैं, बात पकड़ना। सो ये देखना जरूरी है। राइट ऑफ वे, जैसे इज मैंडेटरी राइट्स, राइट ऑफ अ वे गिवन टू द ऑनर, जी हाँ आई होप समझ में आ रहा होगा। राइट ऑफ वे कई बार होता है ना, जैसे जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं उसमें से पर्टिकुलरली जो फैसिलिटीज, ईजमेंट का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई फैसिलिटीज हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें। लीजेस, लीज ऑन द प्रॉपर्टी विच अफेक्ट्स द प्रॉपर्टी स्टेटस। मॉर्गेज है तो मॉर्गेज चेक कीजिएगा। टैक्स पेमेंट्स तो इसके ड्यूज तो नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स को। तो बैंक्रप्सी स्टेटस, अब बैंक्रप्सी स्टेटस प्रॉपर्टी का देखेंगे नहीं, किसका देखेंगे, पता लगा जो ऑनर है प्रॉपर्टी का भैया उसके तो बैंक्रप्सी आफत आई हुई है उसकी, तो उसका प्रॉपर्टी उसका हाथ में रहने वाला भी नहीं है। तो बैंक्रप्सी सर्च का मतलब है रिपोर्ट ऑफ द बैंक्रप्सी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल टैक्स सर्विस लीन्स, अगर आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे नहीं किए हैं तो म्युनिसिपल का राइट बन जाएगा। प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी लाइक सेल इन केस ऑफ अनसाउंड ऑनर, बोला अनसाउंड ऑनर है सो दिस सेल कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। प्लॉट मैप, जी हाँ मैप ऑफ द प्लॉट। प्रॉपर्टी जोनिंग, कहां पर सिचुएटेड है, बेसिकली जोन लाइक जनरली जोन यहाँ पे स्पेसिफिकली क्योंकि बेनिफिट्स के पर्सपेक्टिव से कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल जोन है, फ्लड जोन है, अर्थक्वेक जोन्स हैं, तो भैया इसके वजह से कई सारी एस्पेक्ट बदल भी जाती हैं। आप उस क्या होता है ना, जोन जो सिलेक्ट किया जाता है ना उस जोन के अकॉर्डिंग ही आप वहां पर कोई और पर्पस जो पर्पस चाहते हैं वो कैरी कर सकते हैं, मतलब उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिएगा जो जोन आपके लिए प्रोहिबिटेड है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, आप वो फिर उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। एंड सिविल कोर्ट रिकॉर्ड्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, पता लगा कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ कि भैया तेरी ये प्रॉपर्टी पे स्टे लगाया हुआ है हमने और आप जाके सेल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भैया ध्यान रखिएगा। सो ये जो मैंने यहाँ पर कहा है ये याद रखना, अपना रिपोर्ट में आप कंटेंट्स डालेंगे। अब देखो ये मैं तुम्हें बता दूं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग वाला टॉपिक सबसे पढ़ा हुआ होगा ना, डीड्स बनाई होंगी, उनको तो ये फटाफट समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं बनाई है, नहीं पढ़ा है, वो बात नहीं, कंटेंट्स तो ईजी है, नहीं आता है तो ड्राफ्टिंग वाले क्लास में एक बार देखेंगे। क्वेश्चंस देखो यार, देखो एक बार। XYZ Limited is newly incorporated company under Company 13 PQR Limited intends to sell its premises located in Delhi to XYZ Limited. XYZ Limited has requested to you to provide a title search report to the company. As a practicing company secretary, prepare a title search report. सर ऐसे कैसे बनाएंगे बेटा, यही बता रहे हैं तुमको। देखो अगर ड्राफ्ट करने के लिए स्पेसिफिकली बोलता है ड्राफ्टिंग ड्राफ्ट अलग से रेडी करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर डिमांड रहेगा तो याद रखिएगा पहले आप ये दो यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, देन यू विल प्रोवाइड दीज कंटेंट्स, आप एग्जाम में इन कंटेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आओ फटाफट से, आता 2 मिनट खेला और है बस। एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम रेगुलेटर वेबसाइट, भैया पहले ना MC21 लॉन्च होने से पहले ROC के ऑफिसेज आपको विजिट करना पड़ता था और उस विजिट करने के बाद ही आप ये फिजिकल वेरिफिकेशन करके ही क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते थे। बट MC21 लॉन्च होने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट हमको क्या मिल गया कि आप अपनी ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेंगे, ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने के बाद में स्पेसिफिक डेट बताएंगे, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको याद रखिए 7 डेज का टाइम पीरियड होता है, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। सो एक बार हम फटाफट से जनरल एस्पेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ये बताऊं तुमको यार, ये देखो अब ये जो है ना MC का प्रोसेस बता रखा है कि MC वेबसाइट पर जाके कैसे करना है। जैसे
वैसे तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं मानता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे प्रैक्टिकली करने में मजा आएगा। अब जाके एमसीए की वेबसाइट पे विजिट करो, पहले क्लासेस में टोक रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने किया, उनका रिस्पॉन्स भी मुझे मिला अच्छा है, कुछ बाकी तो कब हाँ करो भाई। कह रहा जनरल प्रोसेस टू इंस्पेक्शन ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑन एमसीए, क्या क्या हो सकता है। एसएस द माई पोर्टल जाइएगा, ऑफकोर्स माई पोर्टल पर जाइएगा, लॉग इन टू द माई पोर्टल एमसीए माई पोर्टल, माई डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कीजिएगा। लॉग इन के आफ्टर क्या करेंगे आप लोग, लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी डिस्प्ले एंड ऑलरेडी पब्लिक व्यू, ऑफकोर्स पब्लिक व्यू में जाएंगे, वहाँ पे डेट ऑफ रिक्वेस्ट आपकी क्या है, स्टेटस रिक्वेस्ट आपने फाइल किया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट इंस्पेक्ट करना चाहते हैं कंपनी, जो भी आपने नेम प्रोवाइड किया हुआ है, तो किस डेट पे कर रहे हैं आप, उसके ड्यूरेशन आपने मेंशन किया हुआ है। अब आपके पास 7 डेज के अंदर आप जो ड्यूरेशन देंगे, बहुत बड़ा लंबा टाइम नहीं सकता, आप 7 डेज के अंदर कोई डेट दे देंगे, उस डेट के अकॉर्डिंग आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसमें आपका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन व्यू ऑन द क्लिक ऑफ द स्टेटस फील्ड, डॉक्यूमेंट्स आर ग्राउंड्स ग्रुप्ड अंडर द 5 कैटेगरीज, जिसमें भी आपने फाइल किया हो, ठीक है। एंड इफ देयर इज अ मोर देन वन डॉक्यूमेंट लिस्टेड देन अरेंज देम ऑफकोर्स नेम वाइज या डेट वाइज आप अरेंज कीजिएगा। अब यार देखो मैं बता रहा हूं रियलिटी यार, ये ना मुझे सबसे गंदा लगता है किसी प्रोसेस को ऐसे पढ़ाना। सबसे बढ़िया तरीका है एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो भाई, जिन्होंने नहीं किया एक बार करो, और जिन्होंने किया था गुड, ठीक है, और उनका आंसर भी उन्हें मिल गया है। अंकिता को अप्रिशिएट करूंगा, हर बार सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेती है नई चीजें करने का, तो एक बार जरूर करना, ठीक है। आइएगा, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस, सेक्शन नंबर 85 ऑफ कंपनी से कहता है एवरी कंपनी, एवरी कंपनी, हाँ जी, पब्लिक हो प्राइवेट हो, तुम्हारे लिए मैंडेटरी है कि अपना रजिस्टर्ड ऑफिस पर, ध्यान सुनना, अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पर, या ध्यान से सुन लो, CHG 7 के अंदर, CHG 7 के अंदर रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना होगा। नहीं करा तो पेनल्टी लगा देंगे सर, मतलब हाँ ध्यान सुनना, सेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट, वन मोर टाइम मेरे साथ बोलो ना, बोलो, सेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, एवरी कंपनी क्या मैंडेटरी है सर, मैंडेटरी है भाई, मेंटेन करना मैंडेटरी, क्या रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन विच फॉर्म CHG 7 के अंदर मेंटेन करना मैंडेटरी है। ऑलराइट सर, जो चार्जेस से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट हमने एग्जीक्यूट किए थे ना, वो भी, हाँ जी, कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑल रजिस्टर्ड चार्जेस भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सर ठीक है सर, इसकी इंस्पेक्शन कौन कौन कर सकता है, कंपनी का मेंबर, कोई फी नहीं लगेगी, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स कंपनी का मेंबर जाके विजिट कर सकता है और इंस्पेक्शन कर सकता है, क्रेडिटर भी कंपनी का विजिट कर सकता है विदाउट पेमेंट एनी फीस। बट इन लोगों के अलावा, मतलब कोई आउटसाइडर थर्ड पर्सन है, वो इंस्पेक्ट करना चाहता है, ऐसे केसेस के अंदर उन भाई साहब को ना एक रीजनेबल फीस देना पड़ेगा। अच्छा, जो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स अलाउड है सर, हाँ ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स अलाउड है। हाँ, आर्टिकल्स कुछ कंडीशंस बता सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बिजनेस आवर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा आपसे कह दिया कि मॉर्निंग में 10 to 12 2 घंटे आप देखेंगे, तो आर्टिकल ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकता है। याद रहेगा, आओ छोटा सा टॉपिक है इसलिए फटाफट साथ में ले लिया इसको। देखो Section 85 of Companies Act 13, every company is mandatorily required to keep at its registered office or register of charges in Form CHG 7, includes all charges and floating charges affecting the property or assets of the company or undertaking। बताया था प्रॉपर्टी पे, एसेट्स पे, अंडरटेकिंग पे। चार्ज क्रिएशन किसके हो सकती है, चार्ज क्रिएशन प्रॉपर्टी, एसेट्स, अंडरटेकिंग। प्रॉपर्टी भी हो सकता है, अभी पढ़ के आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स वगैरह पढ़ के आ रहे हैं। और क्या हो सकता है, कंपनी के एसेट्स हो सकता है, कंपनी की बिल्डिंग है, मशीनरी है, इस पे भी हो सकता है, या कंपनी की अंडरटेकिंग है भाई स्पेसिफिकली, ठीक है। Indicating each case particulars as the case may be prescribed the rules. Now, to keep the copy of the instruments creating the charges at the registered office of the company, जैसे हमने लोन एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे क्रिएट करें चार्ज, उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे अभी CHG 1 है, वो भी मेंटेन कीजिएगा, ये डिबेंचर्स को लेके CHG 9 है, वो भी मेंटेन कीजिएगा, कॉपी उनका। Along with the register of charges cap under section 85 shall be open for inspection during the business hours by the member or creditor without payment of fees। member और creditor को पेमेंट नहीं करना है। एंड अगर बात करेंगे by any further person on the payment of such fees as may be prescribed subject to such reasonable restriction as the company may decide by its articles impose। मतलब टाइम यहाँ पर रेफर कर सकता है आपको, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बात पकड़ में आ रहा है। जैसे मैंने अभी कहा 2 घंटे का आपका टाइम रख दिया, क्या स्पेसिफिकली 2 घंटे यहाँ पे देख सकते हैं, 3 घंटे रेफर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आर्टिकल से भी मेंशन कर सकता है कि भाई ऑडिट का टाइम पीरियड जब चल रहा होगा तब महाराज हमें मना करें, इंस्पेक्शन आपको 1 घंटे का ही मिलेगा, डिपेंड्स ऑन, बट वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। आई होप छोटा सा टॉपिक था, क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी सुनो ना, क्लासेस इतना ही बन रहा है, कितनी रेगुलर चल रहा है, टेस्ट सीरीज बार बार कह रहा हूं हर एक बच्चे को कि कोई मिस मत करना, मिस करोगे बाद में इतना बर्डन आ जाएगा ना, कर नहीं पाओगे। सो कोई मिस मत करना। आई होप सीआर क्लास कंप्लीट होगा। सीआर का टेस्ट कल है, नोट कर लो डेट आज का, कल टेस्ट है चैप्टर 4 से, चैप्टर 4 तो चल रहा है, 3rd की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड मिस मत करना।
करोगे तो बाद में यार कहाँ जाओगे, अभी करना अच्छे से। ऑलराइट, गुड बाय, चेक किया। नेक्स्ट क्लास देखना, जरूर देखना, मिस मत कर देना।